जिसे माननीय मोहन मरकाम जी का नाम लिखा होगा, और मैं समझता हूं कि इतने पत्थर दिखाएंगे तो गिन भी नहीं पाएंगे। और रही दूसरी बात, उन्हें यदि विकास नहीं दिखता है तो पिछले 2018 के पहले यहीं के जिला अस्पताल की क्या स्थिति थी और आज 2018 के बाद में जिला अस्पताल की क्या स्थिति, ये देख लीजिए, देख ले। सीटी स्कैन मशीन हो, चाहे यहाँ डॉक्टरों की सुविधा हो, मैं बता के, और इस बात पे हमें गर्व है कि आज की तारीख में न केवल रायपुर बल्कि विशाखापट्टनम से भी कई लोग आकर अपना इलाज करा रहे हैं, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ की बात हो, ऑपरेशन की बात हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो होती है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें। शिक्षा की बात करें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, आज गर्व होता है इस बात को सोच के कि ऐसे ऐसे लोगों के हमारे पास में फोन आते हैं जो बोलते हैं भैया हमारे बच्चों का वहां कैसे भी करके एडमिशन करा दो। और उसमें किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसमें भाजपा के साथी लोग भी फोन करते हैं, भैया कैसे भी हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। यदि शिक्षा इतनी अच्छी है तभी तो उनके फोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का वहां पे एडमिशन करवाने के लिए अनुशंसा करवा दीजिए। कोंडागांव विधानसभा की बात करता हूं कि आप घूम लीजिए 2018 पहले के यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। हम इसीलिए बोलते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये सारी सुविधाएं आज की तारीख में जो इन 4.5 सालों में हुए, 15 साल में लोग देखने को तरस गए थे। तो जो 4.5 साल में काम हुआ है 15 साल में लोग देखने को तरस गए थे। बीजेपी की तरफ से कौन जवाब देगा? शिवसेना के भी कुछ साथी हैं, उनका भी रुख करेंगे जी। अभी जो बता रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, करीबन 36 पंचायत मेरे अंदर आते हैं। उन्होंने बोला कि हम इतना पत्थर दिखा देंगे। अभी वर्तमान में 3 साल पहले जो 15 वित्त के योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत को जो राशि आवंटन हुई थी, उस काम को करवा के इन लोग गोठानों में काम करवाए हैं, जबरदस्ती के ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को दबाव बना के। उसके बाद जो 15 अभी बोल रहे हैं कि 15 वित्त के जो और नरेगा से ग्राम पंचायतों पंचायत भवन बने थे, उनको अभी 3 साल बाद अभी चुनाव आ रहा है तब उनको उद्घाटन करने के लिए जाना पड़ रहा है। रिपेयरिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव, मेरे खुद के बाजू की पंचायत है बुढ़ा कसा, वहां रिपेयरिंग करवाने के बाद 3 साल के बाद अभी जाके उनको फिर भूमि पूजन क्या उद्घाटन करवाया गया। ये है इनका विकास देखना है तो 15 साल पहले मर्दापाल रोड से जब हमारा कोंडागांव के रोड आना जाना होता था, उस रोड को देखना। और आज मालाकोट रोड के लिए विधायक जी 4 बार पेपर में दे रहे हैं कि मैं इस भूमि इसको सेक्शन हो गया है, कभी बोल रहे हैं भूमि पूजन कर रहे हैं, फिर कभी बोल रहे हैं कि ये इसका टेंडर लगा हुआ है। अभी चुनाव में उनको बताएगी हमारी जनता कि उनको क्या करना है। 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी, उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी यहाँ? ये कोंडागांव विधानसभा है ना, पूरे वर्ष जितने बार भी कांग्रेस के विधायक बने, मंत्री बने हैं, पूर्व मंत्री शंकर सोढ़ी जी 10 साल रहे, उसके बाद हमारी अतः उसी कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है मैं जानता हूं और जनता जान रही है। इनको अगर देखना है तो हम दिखाएंगे, हम हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। जवाब दे। काम बोलता है कका काम करा थे तेकर से तियो करना हुआ थे। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश में हर विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। अगर भाजपा 15 साल में काम किया होता तो उसको 15 सीट में उतरने का नौबत नहीं आता। अगर बात करें हम कोंडागांव विधानसभा की, कोंडागांव विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं छूटा है, कोई मोहल्ला नहीं छूटा है, कोई पारा नहीं छूटा है जहां पे विकास ना पहुंचा हो। ये बात करते हमारे भाजपाई मित्र, 15 साल अगर काम किए होते तो आज उनको मुद्दा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। हम चाहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष की प्रमुख भूमिका होती है, उनको सामने आना चाहिए। हम दावे के साथ कहते हैं कोंडागांव विधानसभा में विपक्ष मरा हुआ है। विपक्ष जब तक आवाज नहीं उठाएगा सत्ता पक्ष काम कैसे करेगा? तो जल्दी से विपक्ष को आवाज उठानी होगी, विपक्ष को आवाज उठानी होगी। जी जवाब दे आप दे। विपक्ष हमेशा आवाज में जाके उठा रहे हैं, हम गाँव में जा रहे हैं, गाँव के एक आदमियों से बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगारों से बात कर रहे हैं, यहाँ के गोठानों के में काम कर रहे हैं उनके से बात कर रहे हैं। ये गोठान नहीं, अभी गोबर घोटाला इनके ऊपर में इतने क्या तो होंगे कि आने वाले समय में इनको एक सरपंच सचिव और क्या तो ऊपर में एफआईआर होंगे। ये तो इन लोग मनमाही ढंग से हमारे ये युवा मितान के नाम से भ्रष्टाचार की है कि 1 लाख रुपए तुमको हर साल देंगे आपको खेलकूद के लिए बोल के, ये पूरा ढकोसला है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी का भी रुख करेंगे जी। मैं बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मालाकोट रोड के बारे में बोल रहे थे, ठीक है मान लेता हूँ।
तो मालाकोट रोड में दोनों पार्टी से आज तक राज किए, तो आज तक वहाँ मालाकोट से लेके किवे वाले का जो रोड है क्या काम हुआ है वो लेके वहाँ दिखा दे, तब मैं मानूंगा कि दोनों पार्टी काम कर ली है। दिखाओ ना भाई, अगर काम किया हो तो दिखाओ, मैं मानूंगा। चलो सामने चलो और दिखाओ, तब मैं मानूंगा। तत्काल अभी दिखाओ तो वास्ता आज वहाँ चलने के लिए काम नहीं हो रहा है। आज यहाँ मालाकोट के लड़के लोग पूरा वॉइस आओ कर रहे हैं, पूरा पैदल चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं चलता। ऐसा रोड है वहां पर, जाओ वहां। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सभी जग मीडिया वाले हैं और यहाँ कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो चलो साथ में और हम दिखा देते हैं यदि है कि नहीं। ठीक है, तो विकास के काम नहीं हुए हैं। जी जी मैडम, जी जवाब दें। जी अभी हमारे साथी बोल रहे हैं, हेलो, अभी हमारे साथी बोल रहे हैं कि विकास उनको दिखता नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड इतने करोड़ों का जो बना है वो नहीं दिख रहा है। वो तो बंद आंखों से भी दिख जाएगा, इतना बड़ा बस स्टैंड है। और यहाँ जो स्विमिंग पूल बना है वो है, मांगलिक भवन है, स्टेडियम है, बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे के काम अभी चल भी रहे हैं। वो इतने सारे काम इनको नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे तो आप लोगों को आंखों में चश्मा ना बदलना पड़ेगा, इसीलिए नहीं दिख रहे होंगे। देखिए, एक ही चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो भाजपा के लिए कहना चाहूंगा कि मैं इस डिबेट में भाजपा को भगोड़ी जनता पार्टी कहना चाहूंगा। भाजपा के कौन लोग हैं यहाँ पे बताइए ना। विपक्ष, हमारे जो साथी ने कहा कि विपक्ष सबसे ज्यादा निष्क्रिय विपक्ष कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे आज भाजपा विपक्ष के रूप में आपके डिबेट में कहीं नहीं है। और रही आपकी बात, तो जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है और एक पार्षद के चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाती, वो क्या आगे बात करेगी। ठीक है जी। हमारे विपक्ष के साथी बोलते हैं कि 15 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ नींव रखे थे। बोलते हैं, मैं ये दावा करता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का नींव कांग्रेस पार्टी ने रखा है। उस बात को लोग सोच के देखें। और एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे भाई लोग कहते हैं ना, जिस गार्डन में हम बैठे हैं ना, 2003 के पहले की बात कर रहे थे, इस गार्डन की नींव भी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने रखी थी। भाजपा शासनकाल में नींव नहीं रखी गई थी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भाजपा शासनकाल में कोई भी काम नहीं हुए थे, नींव कांग्रेस ने रखी थी कह रहे हैं। वो ठीक है, मेरे साथी बोल रहे थे कि नहीं यहाँ विपक्षी के लोग नहीं है। मैं अकेला आप लोगों के दोनों विधायक को धूल चटा चुका हूँ जिला पंचायत में। आपको मालूम है, जिस एरिया से मोहन मरकाम जी 5000 वोट से लीड किए थे, उस एरिया से मैं 3000 वोट से जीत के आया हूँ। इसी के लिए आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि मैं अकेला 1000 के बराबर हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर आप लोग सही में विकास किए हो तो चलो भाई, हमारे आम आदमी पार्टी साथी बोल रहे थे, आपको चलो दिखा देते हैं कि आपने क्या कार्य किया है। आप लोग बोल रहे हो इसको रमन सिंह जी ने नहीं किया था, अजीत जोगी जी ने किया था। और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय बोल रही थी कि हम अभी तो खुद दूसरे पार्टी, हमारे बीजी से भी जाके कांग्रेस की गोद में बैठी हैं। उनको मालूम है कि हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। उसके बाद भी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने कितने पैसे दिए हैं, तब यहाँ के डेवलपमेंट हुए हैं। आप अपने जेब से कहीं से पैसा नहीं लाए हैं, ये सरकार दी थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के देन के बदौलत जगदलपुर कोंडागांव जिले का उत्थान हुआ है। चलिए ठीक है, चुनौती पर भी बात होगी, आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। जी, मैं टीवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या है, अभी तक, अभी जैसे बोले, हेलो, अभी जैसे मैडम ने बोली, आज मैम उस दिन हम झाड़ू चलाए हैं इस जगह, 6 शौचालय बना है। वहां पर इतना गंदा है कि बाहर के लोग को ठेकेदार बनाए हैं और लोकल लोग को किसी को नौकरी नहीं दी है। इन लोग पर मिली भगत है, जो बीजेपी और दोनों सेटिंग है बीच में। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अपने युवा लोग के लिए जो बेरोजगारी भत्ता देना है बोल के, तो 2500 देना है बोल के, अभी चुनाव जब पहुंचा है 2 महीना का क्यों बेरोजगारी भत्ता दे रहा है? 50 महीने पहले 1,25,000 रुपए सरकार दे, उसके बाद बात करें। आज उसके बाद संविदा कर्मचारी है, अनियमित जितने कर्मचारी है उनको धोखा दिए। मतलब दोनों पार्टी ठगने का काम करती है। इस बार तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी को, और लोग देखना चाह रहे हैं। संविदा कर्मियों की बात हुई है। जी जी, संविदा कर्मियों की बात हुई है। कुछ संविदा कर्मी साथी हमारे साथ हैं, विद्या मितान के भी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार ने वादा पूरा किया?
सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ कोंडागांव जिला अध्यक्ष भावना दुबे हूं और मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपना वादा हमारे विषय में तो बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तब हम विद्यामितान के रूप में कार्यरत थे कंपनी के माध्यम से, और जन घोषणा पत्र जो है 2018 का, जो कि मेरे हाथ में है अभी, उसमें उन्होंने साफ साफ अंकित किया है अंतिम लाइन में कि विद्यामितान को जो कि राज्य के हैं उन्हें नियमित किया जाएगा प्राथमिकता के रूप में। लेकिन आज 5 साल पूरा होने को है और हमें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अभी भी तूता मैदान में हमारे साथी अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। और जब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में 2018 जब चुनाव के पहले बैठे हुए थे तब इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आज मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं के यही आकर हमारे आंदोलन में हमें जूस पिलाकर ये वादा किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर हम आपको नियमित करेंगे। तो वो 10 दिन क्या, आज 5 साल पूरा हो गया और अब तक हमसे जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, बल्कि सरकार बनने के बाद 300 साथी हमारे वंचित हो गए। तो मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि हमसे किया हुआ वादा वो कब पूरा करेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं सत्ता पक्ष से। वादा पूरा नहीं हुआ, अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, सर बताएं। देखिए बिल्कुल सही बात है, और हम ये नहीं कहते, आज हम छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो जो हमने 36 वादे किए थे उसमें से लगभग 90% से वादे हमने पूरे किए हैं, और जो कुछ शेष है उसे भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार की बात करें तो आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी के मानदेय में वृद्धि हुई है। और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए भी जो प्रयास है वो चल रहे हैं। हमें लगता है कि वो भी प्रयास जल्दी फलीभूत होंगे। मैं अभी यहाँ जो हमारे भाजपा के हैं साथी उनसे बोलना चाहूंगी। अभी वो बोल रहे थे कि अध्यक्ष महोदय जो है पहले भाजपा में थी, आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठी है। तो इनकी सोच जो है ना, इनकी बातों से नजर आता है कि महिलाओं के लिए लोग कितना गंदा सोच रखते हैं, बात करने का ढंग नहीं है। इतना यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर डिबेट हो रहा है, यहाँ पर पत्रकार भी बैठे और इस टाइप का भाषा में बात कर रहे हैं, तो उनका जो है ना स्तर समझ में आ रहा है किस टाइप के हैं। भाई हम यहाँ पर आए हैं, आपका हम लोग को विचारधारा अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस का अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लिए, क्या आप खरीद के रखे हैं मुझे? ठीक है, भाषा का बिल्कुल सम्मान करें। जी सर। अभी जैसे कर्मचारी की बात आ रही थी तो मैं बता देना चाहता हूँ, 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों के नियमों को इतना उलझन में कर दी थी, नियम कानून इतने टाइट और अवस्थित कर दी थी, जिसके कारण कर्मचारी को हर जगह इस सरकार को कर्मचारी के हित के बारे में, अपने नियम कानून बनाने में जटिलता हो रही थी। लेकिन कांग्रेस सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो कर्मचारी की नीति जो बनाई थी, जिसमें उलझन थी, उनको धीरे धीरे उन उलझन को समाप्त करके अब कर्मचारी के हित में अच्छे कार्य कर रही है। आने वाले समय में सारे कर्मचारी को उनके हित में ये सरकार काम करेगी। बिल्कुल। क्या कर्मचारियों को लगता है कि हित में काम हो रहे हैं? एक बार फिर से कर्मचारियों पर बात उठी है। जी मैडम जवाब दें। मैं बस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये जानना चाहती हूँ कि बस हमको 4.5 साल बीत गया, सरकार का अभी तक से कुछ पहल नहीं हो रहा है। हम विद्यामितान साथियों आज भी हम हड़ताल में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इनका सूद लिया जा रहा है। तो कब लिया जाएगा? जब हमारा प्राण निकल जाएगा तब नहीं लिया जाएगा क्या? अब इतने साल हो गया, 8 साल से हम सेवा दे रहे हैं, आज तक हमारे लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं लाया गया कि हम नियमित हो सके, और अभी बोल रहे हैं कि इन लोग का सूद लिया जाएगा। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कब सूद लिया जाएगा? जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब सूद लिया जाएगा। अभी तो आचार संहिता भी 1-1.5 महीना बचा है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारा कार्य कब पूरा होगा? आपका सवाल फिर सत्ता पक्ष से जवाब होगा। मैं जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आत्मानंद में भर्ती करवाने के लिए अपने बच्चों की बार इनके पास फोन आता है, तो मैं इनके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों को इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि वहां पर भी जो शिक्षक पढ़ाने जाते हैं वो वेल क्वालिफाइड है। मैं साफ ये चीज कहना चाहूंगी कि वो नई योजना चालू करने की जरूरत क्यों पड़ गई सरकार को? वो नई योजना क्यों चालू की? अगर सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो नई योजना चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और अगर पड़ी है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। हमारे
हमारे अतिथि शिक्षकों को वंचित किया गया। इन नए स्कूलों के माध्यम से हमारे अतिथि शिक्षकों को वंचित किया गया और अभी जवाब आया कि हमारे लिए काम हो रहा है। ना हम 2 अंक बोनस मांगे थे, ना हम 2000 मानदेय अपना बढ़ाने की मांग किए थे। मात्र घोषणा पत्र अनुसार हम अपना नियमितीकरण मांगते हैं और इसका जवाब मैं मंच के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि हमारा नियमितीकरण कब होगा। नियमितीकरण कब होगा ये जानना चाहते हैं। जी, सरकार प्रयासरत है और अभी हमारे बहनें जो बोल रही है ना कि मतलब शासकीय स्कूलों को प्राथमिकता नहीं मिलता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 15 साल रही और उनका नीति क्या था, पहली से लेकर 8वीं तक बिना पढ़े लोगों को, विद्यार्थी बच्चों को पास करने का। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नीति इनको अच्छा लग रहा है, या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हमारे गरीब किसानों के लिए, बेरोजगार मजदूरों के लिए अंग्रेजी आत्मानंद स्कूल खोल रहे, वो उनको अच्छा लग रहा है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी पहली से लेकर 8वीं तक बिना परीक्षा दिए लड़के को पास कराते, वो उनके लिए ठीक था क्या? जी जवाब दें। भाजपा जो योजना बनी थी, माननीय, मैं अपने दीदी जी का मैं जवाब देना चाहूंगा। नगर पालिका अध्यक्ष दीदी ने मेरे बारे मतलब हमारे बारे में बोला है कि मैं उनका दीदी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको शब्दों को मैं किसी के गोद में जाके नहीं, मैं पार्टी के गोद में जाके बैठने के लिए बात बोला था मैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमारे जिला के अध्यक्ष, कि भाजपा को संस्कार के बारे में मत सिखाओ। भाजपा में क्या संस्कार है कि हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आत्मानंद स्कूल में टोटल यह कि स्कूलों के टीचरों को वहां क्या तो किया जा रहा है कन्वर्सेशन, मतलब एक आत्मानंद स्कूल में कोई टीचर बाहर से नहीं आ रहे हैं, दूसरे स्कूल के टीचर लोग वहाँ क्या तो करके एक हिसाब से ये लोग क्या तो रोटीन कर रहे हैं कि हमारा आत्मानंद स्कूल अच्छा चल रहा है। वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं है, हिंदी मीडियम की स्कूल के टीचर को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, हम भी जान रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खोलने के बजाय अभी मालगांव एरला से शिक्षक मांग करने आए थे, वहां की व्यवस्था करें नहीं, वहां शिक्षक भर्ती करवाएं। अभी कितने ग्रामीण लोग आए थे, सिलाटी से आए थे, मालगांव से आए थे। शिक्षक भर्ती कब? आज आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से इंग्लिश में अगर 2 महीना 3 महीना भी पढ़ा है, आप उससे इंग्लिश टीचिंग में बात करिए तो आपको समझ में आएगा मेरा बच्चा वहाँ आत्मानंद में क्या सीख रहा है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे हमारी बहन ने कहा स्वामी आत्मानंद की बात की, तो मैं हमारी बहन को बता दूं स्वामी आत्मानंद पूर्ण रूप से मुफ्त की शिक्षा के लिए सरकारी योजना है, पहली चीज। दूसरी चीज, 15 साल की भाजपा की नाकामियों की वजह से तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का शिक्षा जो व्यवस्था था पूरी बर्बाद हो चुकी थी। बस्तर संभाग की यदि बात करें तो 3600 से ज्यादा स्कूल जो बंद हो चुके थे, भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगभग सारे स्कूल फिर से खोले गए। जब हमारा शिक्षा मजबूत होगा, हमारे बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, तो स्वाभाविक है वो अपनी चीजों की मांग के लिए भरपूर तरीके से बात कर सकेंगे। शिक्षा यदि मजबूत होगी तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र का, उस राज्य का, उस देश का विकास सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारी बहन को समझना चाहिए। और स्वामी आत्मानंद तो मैं अभी भी कह रहा हूं, स्वामी आत्मानंद एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जिसके लिए आज पूरे देश में स्वामी आत्मानंद का फॉलो किया जा रहा है, कि उस शिक्षा व्यवस्था पे बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे बेहतरीन कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती शिक्षा क्षेत्र में। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है, आम आदमी पार्टी से जवाब लूंगा, क्या लगता है सरकार बेहतर काम कर रही है स्कूलों को लेकर? हाँ, ये है। अभी जैसे मैं बेरोजगारी भत्ता वाला बात करता हूँ, यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता, इन लोग अभी चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल डर के मारे अभी दे रहे हैं इन लोग। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, भूपेश सरकार से पहले बोला कि भाई मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा 2500, अब क्या है 2 महीना का दिया, अप्रैल और मई को, अभी भी नहीं दिया है, ठगने का काम कर रहा है इस बार। और क्या है, ऊपर से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो गरीब लोग के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि ठगने का काम करती है। 76 साल आजाद हुआ है, 76 साल आज आजाद होने के बाद भी आज नहीं है, रोज नहीं है, सड़क नहीं। मैं दावा के साथ करता हूं, अगर आम आदमी पार्टी का मौका दे दे, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। जवाब दें। दिल्ली अभी बहुत दूर है। आम आदमी पार्टी के भाइयों से मेरा निवेदन,
पहले वो अपना जमीनी स्तर पे पकड़ मजबूत करे। उनका एक प्रत्याशी उपचुनाव पार्षद के लिए लड़ता है जिसकी जमानत जब्त हो जाती है, दूसरे वार्ड में जब उपचुनाव होता है उनको प्रत्याशी नहीं मिलता। भाई साहब, चुनाव मैदान में उतरना है, जमीनी हकीकत जान लो, अपनी पकड़ बना लो। हम स्वागत करते हैं सभी पार्टियों का। छत्तीसगढ़ में आज जिस कदर से विकास की गंगा बह रही है, शायद लगता है आने वाले 50 साल तक आप लोग यहाँ पे अपना एक पार्षद नहीं जीता पाओगे। आज भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अगर काम करते हैं तब बात करते हैं, तब बात करते हैं। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हुए सम्मानित दिनेश चौरड़िया जी, उन्होंने दहीकोंगा राजा गांव के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कहा कि हमको यहाँ पे लेंस चाहिए। सीएम साहब ये नहीं देखा कि भाजपा एक कांग्रेसी त्वरित रूप से वही स्वीकृति दे दी कि यहाँ लेंस खुलेगा, जो कि निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी लोकार्पण भी होने को है। ये है कांग्रेस पार्टी की देन। जो कांग्रेस जो कहता है वो करके दिखाता है, जो कहा सो किया। ये है कांग्रेस की सरकार, ये भूपेश बघेल की सरकार है। चलिए ठीक है, भाजपा की भी सुनते हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी देखिए, मैंने जो मेरा नाम लिया उनने, सही बात है, मैंने राजागांव में मांगा, लेकिन लेम्स नहीं मांगा मैं क्षेत्र की मांग थी, क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही थी कोंडागांव कोऑपरेटिव बैंक आने के लिए, इसलिए मैंने कोऑपरेटिव बैंक दहीकोंगा मांगा था। न मैंने बीजेपी की हैसियत से मांगा, न कांग्रेस की हैसियत से मांगा। मैंने जनप्रतिनिधि पब्लिक की जो मांग थी वो मैंने रखा। मैंने कोई भूपेश बघेल से नहीं मांगा है। मैंने राज्य का मुखिया है, तो देगा, नहीं देगा तो वो उनकी गलती है। क्या लगता है मुखिया होने के नाते कितना करना चाहिए था? और जी देखिए, मेरे भाई ने जो है कुछ देर पहले कहा कि इतने पत्थर गिना देंगे विकास के, तो ये विकास के पत्थर नहीं, ये भ्रष्टाचार के कीर्तिमान के स्मारक हैं। कोंडागांव में जितना भ्रष्टाचार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहा, उसका चरमोत्कर्ष देखने को मिल रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में। कोंडागांव का अधिकारी सहंसा बना घूम रहा है, जिसको चाहे उसको नौकरी पे रखता है, जिसको चाहे उसको निकाल देता है। अधिकारी पे कोई कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं होता है। भ्रष्टाचार पे कोई जवाब नहीं देती है सरकार, भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं। भीषण घोटाले हुए, कोंडागांव में कीर्तिमान स्थापित किया कांग्रेस ने घोटालों का, उस पर कोई जवाब दे, खड़े होकर पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे। जवाब पॉइंट टू पॉइंट दे। मैं घोटालों का नाम लेता हूँ, तुम जवाब। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाहिए कि अफसरशाही बहुत हावी है सरकार में। जी अफसर, एक चीज है, मैं पहले तो मैं कहता हूं अफसरशाही कहीं पर हावी नहीं है, ये करनी और कतरी का फल है। आपको मैं बता दे रहा हूं, घोटालेबाज सरकार जो पिछले 15 साल में थी, या कितने प्रकार के नाना प्रकार के घोटाले हुए, उसका पूरा एकदम फेरिस्त है। बता रहा हूं, नान घोटाला 35,000 करोड़ रुपए का, आंख फोड़वा कांड है ना। कोंडागांव के घोटाले की बात कर रहे हो तो आप दिखा दीजिए प्रमाण के साथ में कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथियों से, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये घोटाला हुआ है तो प्रमाण के साथ में देना। सरकार हमारी ऐसी है, भूपेश जी की सरकार ऐसी है कि जहाँ पर इस प्रकार का कोई शासकीय कर्मचारी किस प्रकार का घोटाला कर रहा है, कहाँ पर उसके मामले दर्ज हुए, तुरंत उसको सस्पेंड किया जा रहा है। भूपेश सरकार जी ने इस प्रकार की योजना बनाई है जहाँ पर किसी प्रकार के घोटाले नाम की चीज नहीं है। क्या सरकार में करप्शन बढ़ गया? करप्शन, मैं अभी करप्शन की बात नहीं करूंगा। मैं उनका गोधन न्याय और गोठान का जो ऊपर उंगली उठाए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि गोठान में जो है गाय नहीं, गर्मी में जाके ये गाय ढूंढते हैं और गोबर ढूंढते हैं। इनको ये नहीं पता कि गोबर खरीदी होती है, उसके बाद उसका खाद बनता है और खाद जो है लैब्स में पहुंचता है। आज वही खाद सभी खेतों में पहुंच रहा है, जिससे ऑर्गेनिक खेती हो रही है। आज जो जिस गोठान पे लोग उंगली उठाते हैं, इनके जो है यूपी सरकार, योगी सरकार आज उसी गोठान को, गोधन न्याय योजना को कॉपी करने जा रही है। धान खरीदी में छत्तीसगढ़ 1000 क्विंटल का जो रिकॉर्ड तोड़ खरीदी किया है, आज भाजपा के पास धान खरीदी का कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे, न तेंदुपत्ता का ये लोग तोड़ ढूंढ पा रहे। इन लोग जो है बिल्कुल इस तरह से भूपेश सरकार ने इनको निष्क्रिय कर दिया है कि ये लोग सिर्फ जो है ढूंढने से भी इनको जो है कांग्रेस में खामी नहीं मिल रही है, जिसका ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ आज बैठ के निकाल रहे हैं। आज देखिए, सीधी सी चीज है, जैसा उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात में उन्होंने उस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए एक बैंक की मांग की थी और बैंक की मांग भी पूरी हुई। हम वही कह रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ये नहीं देखती कि मांग करने वाला कौन है, उनको जनता के हित से मतलब है। जनता के हित में जो भी डिसीजन होगा, भूपेश सरकार उसको लेने में कहीं पीछे नहीं हटती, त्वरित निर्णय लेती है। यदि हम बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ तो उसे बात करने से हम कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी तकलीफ है कि अपने किसी नेता के खिलाफ में नहीं बात करना चाहते हैं, न उसकी बात सुनना चाहते हैं। भ्रष्टाचार होता है, आंख बंद करके घर में सो जाते हैं।
चलिए, भाजपा अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को स्वीकारती नहीं, लेकिन कांग्रेस उस पर बात भी करती है आरोपों पर। अब वो मेरे साथी मतलब कांग्रेस के साथी ने बोला कि हमारे कि भाजपा नहीं उठाती। भाजपा हमेशा इस मुद्दे को उठा रही है। और मेरा साथी उन्होंने बोला, कांग्रेस के साथी ने, कि गोठानों को देखना चाहिए उस शहर में कितना गोठान है। उस शहर की गोठान रोड में आप अभी जाते जाते आप खुद देख लेंगे कि गाय बैल रोड में दिखेंगे कि गोठानों में दिखेंगे। और गोबर की बात कर रहे हैं ये लोग। हर पंचायत को 10,000 कुंटल खरीदने के लिए बोल रहे थे। 10,000 कुंटल खरीदने के लिए, गोबर खरीदने के लिए कितने गाय लगते हैं उनको मालूम नहीं है साथी को। कांग्रेस के साथी को मालूम होना चाहिए कि ये गाय कितने गोबर देती है। मैं गांव का किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि हमारे घर में 3 गाय है। 3 गाय हमारे घर की गाय लिपने के लिए काम मतलब पूरा नहीं हो पाता है। घर में हम लोग छड़ा देते हैं गांव में, उसके लिए नहीं पूर पाता है। तो इतने खाद के लिए कितने गाय लगती है उनको मेरे साथी जवाब दें। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी जवाब ले लेते हैं। जी सर, मैं भारतीय बघेल, गाय गोठान के बारे में बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी पार्टी वाले। देखिए, आज तक हम लोग देखे हैं गाय गोठान के बारे में, लेकिन गाय गोठान में क्या स्थिति है अगर स्थिति देखे कांग्रेस पार्टी वाले बोले ना, है कि नहीं। आज गाय गोठान में देखिए सर, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। यदि कुछ कार्य हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी वाले बोल दे। वहां देखिए, बुन्ना गांव से लेकर वहां कोकोड़ी तक देखिए, वहां गाय गोठान का क्या स्थिति हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है सर। आज देखो, गाय लोगों का कुछ भी नहीं है। अभी तो पूरा गांव में घूम रहे हैं गाय बैल, लेकिन कुछ भी वहां पर सुविधा नहीं है सर। आप देखिए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सभी से निवेदन है, आप वहां जाके देखिए, कुछ भी वहां कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है सर जी। चलिए, सत्ता पक्ष से कौन जवाब देगा कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। जी मैडम। 4 साल में और 15 साल में कुछ तो फर्क होगा ना। 4 साल में अभी कोरोना के बावजूद अगर यहाँ इतना काम हो रहा है तो हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, सफल कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। और अभी भी उनका कार्य जो चल रहा है बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। गौठान पे जो इतना उंगली उठा रहे हैं, गौठान के बारे में बोलना चाहूंगी। अभी जितनी महिलाओं वहाँ रोजगार मिला है, काम कर रही है, उन महिलाओं को जाकर के आप पूछिए कि गौठान की जो योजना चली है वो क्या सही है कि गलत है। इनके हिसाब से गलत है, लेकिन जो महिलाओं को रोजगार मिला है, जिनसे उनका घर चल रहा है, उन महिलाओं को पूछो वो महिला कितनी खुश है आज। चलिए ठीक है जी। आज पूरे प्रदेश में जितने समाज हैं सब बोलते हैं कि हमारे को जो सम्मान भूपेश बघेल की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया है, आज तक मेरे को वो सम्मान हमारे यहाँ की जनता को नहीं मिला है। आज वो लोग कहते हैं, और मैं बोलता हूँ कि आप आए हुए हैं, पूरी जनता से पूछिए कि क्या स्थिति है। आज समाज वालों को इतनी इज्जत मिली है, आज उन लोग के लिए भवन, आज तक 15 साल में आज तक इन्होंने कोई चीज समाज के लिए सोचा, एक भी समाज के लिए इन्होंने नींव रखा। चलिए ठीक है, हर वर्ग का ख्याल सरकार ने रखा है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। कर्मचारी वर्ग हमारे साथ बैठा हुआ है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कितनी उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई सरकार से। सर, पहले बता दूं कि मैं मनोज कुमार पानीग्राही, एक पीड़ित संविदा कर्मी हूं और सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ जिला कोंडागांव से आए हुए हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि 2018 के घोषणा पत्र में 11 नंबर के बिंदु पे जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया हुआ था कि हमारी सरकार आते ही 10 दिन के अंदर हम लोग को नियमित करेगी, उन्होंने इस संबंध में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पहले कहा कि पहले साल किसानों का है, दूसरे साल आपके लिए करेंगे, फिर शिक्षक वर्गों का है, फिर कोरोना आ गया, बाद में आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन आगे चल के अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। जब भी हम पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, हमने इतना आंदोलन किया, हमारे विषय में क्या करेंगे, उनके पास एक ही जवाब है कि हमने 27% वेतन वृद्धि की है। लेकिन आप लोग को ये चीज बता दूं कि 2018 तक जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, हमारी 12% की वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही थी, और अभी 4 साल व्यतीत हो चुका है। इस हिसाब से हमारी 48% वेतन वृद्धि होनी थी, लेकिन 27% वेतन वृद्धि हुई है। इसका मतलब कि 27% वेतन वृद्धि नहीं, 21% वेतन में कमी आई है। इस समय लॉस में चल रहे हैं, 21% वेतन वृद्धि, जो 21% का हमको लॉस में चल रहे हैं। और इस संबंध में क्या आंसर है, और हमारी और 11 नंबर के बिंदु में जो सरकार ने वादा किया था कि हमें नियमितीकरण देगी, इस संबंध में कब तक नियमितीकरण मिलेगा या हमको इस सरकार में नहीं मिल पाएगी, इसका आंसर हम जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक विद्या विधान संघ से भी प्रश्न था, आप प्रश्न पूरा करें फिर सत्ता पक्ष से जवाब। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न है कि विद्या मितान को, अतिथि शिक्षक को नियमित कब किया जाएगा, और
अगर इस सरकार के द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता है तो वो भी हमें जवाब दे दे, और अगर कर सकते हैं तो अभी समय है। हाथ जोड़कर मैं बार बार विनती कर रही हूँ, हमारे साथी अभी भी आंदोलनरत हैं, तूता मैदान में बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर हमें आश्वासन मिलता है तो हम हड़ताल से उठ जाएंगे। और मेरा अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया है उसे ही पूरा करने का हम अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और हमारी संख्या भी ज्यादा नहीं है, न वित्तीय भार की बात आ रही है, और हमारा नियमितीकरण कीजिए वंचितों की बहाली के साथ में। चलिए, तो एक निवेदन आए सत्ता पक्ष के लिए कि अगर आज यहाँ से कोई ठोस आश्वासन मिलता है तो जो रायपुर के धरना स्थल में इनके साथी है वो धरना तोड़ देंगे। जी, हमारे जो मितान के वो लोग हैं, हमारे बहन जी लोग हैं, इनका मांग निश्चित ही तौर पर पूरा होगा। माननीय भूपेश बघेल जी गंभीर हैं, सभी वर्ग के लिए, सभी कर्मचारी, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मितान हो, चाहे किसान हो, चाहे पटेल हो, चाहे गांव के सिराहा पुजारी गायता, ये सबको प्राथमिकता में लिए हैं। और मालाकोट के भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 साल तो आप भाजपा को कुछ नहीं बोले, हमारे आप पार्टी के भाइयों लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, 15 साल ये लोग भाजपा को कुछ नहीं बोले। हमारी सरकार 4.5 साल की सरकार, जिसमें 2 साल कोरोना काल था, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जितना भी काम अधूरा है, जो भी काम बचा है, कांग्रेस की सरकार प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी आप लोगों की मांग को। चलिए, आम आदमी पार्टी जय युवा नेता सर, मैं कोंडागांव विधानसभा की बात करूं, मेरे गांव जस्ट मेंढपाल हीरा मांदला में है, जबकि मोहन मरकाम विधायक जी बाइक से दौरा करने गए थे और वहां एक पारा पुलिया नहीं बनाए, वहां जाके स्लिप का के गिरे थे आना जाना समय, और जीतूंगा सबसे पहले यहाँ पुलिया बनाऊंगा बोले, लेकिन 10 सालों के आज तक नहीं बनाए। इधर करकटी की बात करूं, गाँव वाले पूरा श्रम दान करके रोड बना रहे हैं, जहाँ 5 किलोमीटर तक एम्बुलेंस जा नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति है। और बात करते हैं बड़े बड़े, आज जैसे अभी यहाँ के कांग्रेस के साथी और बीजेपी के साथी बोल रहे हैं, मैं अभी जितने कर्मचारी है, जितने भी अपना अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो रसोईया है, स्वीपर है, उनका घोषणा पत्र में लिखा था कि भाई मेरा सरकार आएगा तो हम उनको नियमित करेंगे। आज कहाँ गया उनको नियमित, कहाँ गया? आज बड़े बड़े घोषणा करता है भूपेश सरकार, मैं उनको 2000 2,500 में काम करा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, भूपेश सरकार मेरे पास है, भूपेश आ जाए, मेरे यहाँ मैं 5,000 दूंगा, क्या 2,500 3,000 में उनको काम हो? मैं भूपेश सरकार का बोलता हूँ, भूपेश आ जाए, मैं हर महीना 5,000 दूंगा, खाना बना के मेरा खिला, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मैं ये क्या होता है भूपेश सरकार? ठीक है, चलिए, आप पार्टी ने तो गारंटी पत्र भी जारी कर दिया कर्मचारियों के लिए। जैसे अभी विद्या मितान की बहनें कह रही थी कि हमारे संविदा की नियुक्ति कब होगी और रेगुलर होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पहले भी हमारे शिक्षाकर्मी साथी जो लगातार 500 रुपए से अपना स्टार्ट किए थे, आज वो प्रचार के पद तक पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे वो भी रेगुलर हो गए और वो प्रचार के पद पे पहुंच गए हैं। तो ये विद्या मितान के भी बहनें धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे और ये लोग भी प्रचार के पद तक पहुंच सकते हैं। शिक्षाकर्मी की भी यही स्थिति थी। मैं ये दैनिक वेतन भोगी के बारे में कहना चाहता हूं कि 1997 के बाद दैनिक वेतन में रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए जो रमन सरकार ने भी रखा था, जैसे उसका भर्ती नियम भी होता है, जिसमें रखने का जो होता है ज्ञापन निकलता है, उसके आधार पर भर्ती नियम के अनुसार होता है। लेकिन जितने भी दैनिक वेतन भोगी है, कोई भर्ती नियम के अनुसार नहीं हुआ। 89 दिन के लिए जो भर्ती किया जाता है उसको दैनिक वेतन भोगी बोलते हैं। और जितने भी दैनिक वेतन भोगी भाई भतीजावाद से जो भर्ती हुआ था और उसका पोस्ट ही नहीं है, जब पोस्ट नहीं है तो रेगुलर कैसे होगा? इसलिए रमन सिंह की सरकार ने रेगुलर उन लोगों को नहीं किया। आज भी जो भुगत रहे इस सरकार के साथ भी असमंजस है। जब तक बजट प्रावधान नहीं होगा, पोस्ट क्रिएट नहीं होगा, तब तक इनका नियमितीकरण करना संभव नहीं है। चलिए, तो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जो बहुत जटिल है, इस वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद हम जनता का भी रुख करेंगे। जी परम सम्मानीय भैया जी ने जैसे कि कहा कि नियम के तहत हमारी भर्ती नहीं हुई है, ठीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन जिस दिन जब हम लोग 2018 में आंदोलनरत थे बीजेपी सरकार के विरोध में, तो तब अभी पक्ष के जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो हमें आकर मैं उस समय आमरण अनशन में बैठी हुई थी, मेरे पास फोटो भी है, जूस पिलाकर उन्होंने उस अनशन को तोड़वाया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर हमें नियमित किया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तब जब उनको कुर्सी नहीं मिली थी, वो सत्ता में नहीं आए थे, तब तक हमारी मांग वाजिब थी, तब हम नियम के अंतर्गत
बताते थे, और जैसे ही वो सत्ता में आ गए, उनको कुर्सी मिल गई, तो हम नियम के बाहर हो गए। तब उनके ऊपर वित्तीय भार आ गया। अरे घोषणा पत्र में लिखने से पहले, वादा करने से पहले किसी भी पक्ष या विपक्ष, किसी भी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो केवल जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ खेलते हैं। ये विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। हमारे साथियों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया, वंचित कर दिया गया। जैसे कि लोगों ने कहा कि आप धीरे धीरे हम भी रेगुलर हो जाएंगे, तो मैं बोलती हूँ हमारी संख्या 5000 थी, कभी छटनी करते करते नियम में लाते लाते आज हमारी संख्या 2500 कर दी गई। हमारे कितने ही साथियों को वंचित कर दिया गया। तो कितना इंतजार करें? क्या हम घर में बैठ के भूखे मरे? अब मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर इनके ऊपर, इनके पेट के ऊपर बात आती है तो क्या ये चुपचाप बैठेंगे? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न है कि नियमितीकरण कब किया जाएगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधी तरह से जवाब दें कि नियमितीकरण नहीं हो सकता है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई हूँ, मैं बार बार अनुरोध कर रही हूँ, मेरे प्रश्न का सीधा और सटीक जवाब दिया जाए। अब नहीं इंतजार हो सकता। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी बोल रहे हैं ना कि लोग जो पद में आए हैं उसमें कुछ नियम रहता है ऐसा करके, लेकिन हम लोग जिस पद में आए हैं ना उस पद हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। वह और रिक्त बता रहा है, हम जिस पद में कार्य कर रहे हैं वो रिक्त है, और हम वेल क्वालिफाई है सर, जो एक शिक्षक को होना चाहिए। जैसे हम बीएड है, पीजी है, और उस सब्जेक्ट में पीजी है जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिलता है, मैथ्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, ऐसे सब्जेक्ट में हम कार्यरत हैं। और हमारा परसेंट भी हमारा जब नियुक्ति हुआ ना अतिथि शिक्षक में, तो उस समय हम परसेंटेज बेस में हुए हैं, जो एक टीचर को होना चाहिए। और जब रेगुलर टीचर जब होता था उस पहले की समय, तो उस समय तो बिना बीएड वाले आज प्राचार्य पद में बैठे हुए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम नियम के विरुद्ध आए हैं, तो इसी सरकार ने हम 16 मार्च को जो आदेश निकाला है उसमें ये साफ साफ अंकित किया है कि हम जहां पर भी विद्या मितान अतिथि शिक्षक कार्यरत है वहां पर कोई भी रेगुलर टीचर नियमित भर्ती वाले या प्रमोशन से नहीं आएंगे। तो अगर हम नियम के विरुद्ध होते तो ये आदेश की सरकार के द्वारा ही क्यों निकाला जाता? चलिए जवाब दीजिए सत्ता पक्ष, बहुत विस्तारित प्रश्न है इनका, जवाब एकदम जी पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाह रहे हैं जी। इसमें क्या है सर कि जो सरकार जो करती है उसमें कई मद रहता है। कोई सेंट्रल का मद है जिसमें 60%, 40% स्टेट का और कुछ परसेंट जो सेंट्रल का रहता है। उसमें जो कर्मचारी भर्ती किए हैं तो उनका पद है ही नहीं, उनका पद का नाम ही नहीं है। इस प्रकार बजट आता है और जो बजट के पहले जो होता है उसको बजट के अनुसार उनका पेमेंट किया जाता है। जब तक पद स्वीकृत नहीं होगा तो रेगुलर करना मुश्किल होगा। चलिए क्या लगता है जी, क्या लगता है कि सरकार ने पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं की? जी, मितान एक ऐसी योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ या सरकार भूपेश बघेल की सरकार मितान शब्द वर्ड को ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने योजनाओं में लागू कर रहा है। जैसे कि राजीव मितान, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, वैसे ही ये है विद्या मितान। इनको भी धीरे से मैनेज किया जाएगा, जैसे कि हर एक विभाग को किसी न किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। हर प्रकार से किसी को रेगुलर किया जा रहा है, किसी को वेतन में वृद्धि कर रही है, वैसे ही विद्या मितान को अगली सरकार में आते ही विद्या मितान को रेगुलर किया जाएगा। चलिए अगली बार सरकार आएगी तो रेगुलर कर दिया जाएगा कह रहे हैं। जी, भाजपा से पहले जवाब, फिर आम आदमी पार्टी। वो रेगुलर अगले समय आएंगे, रेगुलर करेंगे। उसमें अभी योजनाओं की बात बता रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, उसमें योजना वाली बात ही नहीं थी। उन्होंने एक सत्र एक ही बात बोला था कि हम इनको नियमितीकरण करेंगे, सीधी बात। वो ऐसे चुन के आएंगे तो हम तुरंत 10 दिन में करेंगे बोल के बोले थे। अब वो नियम की बातें बता रहे हैं और वो योजनाओं की बात बता रहे हैं। वो तो सब जान रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से चलती है ये। चलिए सरकार अगली बार आएगी तो नियमित करेगी कह रही है। सर मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि ये बार बार बोल रहे हैं कि पद संरचना नहीं है, वहाँ पे पद खाली नहीं है। मैं ये चीज बता देता हूँ, संविदा की जब भी भर्ती होती है उसमें ऐसे ही किसी को नहीं रखा जाता है, उसमें नियमितीकरण के तरह वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है और पद संरचना रहता है, उसी के आधार पर भर्ती होती है। बिना उसके पद संरचना के किसी की भी संविदा में भर्ती नहीं होती है। और जब हम लोग 2018 में आंदोलन में बैठे हुए थे तब हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है तब वही एक कैलकुलेटर लेके आए थे और उन्होंने हमारे मंच में आके वादा किया था कि ये जो हमारे हैं ये आंकड़ा है हमारा, ये हमारे इसके तहत हम जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं संविदा दैनिक भोगी हम सबकी भर्ती कर देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार आ गई, अब 4 साल व्यतीत हो गया, हम लोग को इतना दिन घुमाने के बाद में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यूज चैनल में ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार 60% का पैसा देती है, 60% केंद्र से देती है, तब इनको रेगुलर कर देंगे। इसका मतलब उनको पता हुआ है कि 60% केंद्र से आता है और 40% राज्य से आता है। तो उस समय जब जन घोषणा पत्र में इन्होंने ये वादा को किया था कि हमारी सरकार आते ही इनको रेगुलर कर देंगे, उतना समय इनको पता नहीं था क्या केंद्र सरकार से 60% मिलेगी करके। चलिए
क्या सरकार में आने से पहले जो प्रावधान थे वो स्पष्ट नहीं थे? आज से 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों की स्थिति क्या थी? यही नगर नार में कृषकों की भूमि, किसानों की भूमि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने अपने उद्योगपति को बेच दिया था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 10 दिन के अंदर नगर नार के किसानों की जमीन को वापस करने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार, लोंडीगोड़ा की सरकार। लोंडीगोड़ा की जमीन को वापस किसने कराया? कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं शिवसेना से जवाब लेंगे। 2 मिनट। मेरा इन सबसे प्रश्न ये है, अभी माननीय हमारे हितेश भाई ने बोला कि एक भी मामला प्रूफ नहीं हुआ। मेरे को आप इतना जवाब दे दो कि वर्तमान में जो समूह की महिलाएं हैं जिनके साथ स्कूल यूनिफॉर्म और स्काउट के यूनिफॉर्म आदि को लेकर के घोटाला हुआ, लाखों रुपए का घोटाला, संस्था ने लाखों रुपए का हड़प लिया, आज तक न मरकाम जी कुछ बोल रहे हैं न उनकी FIR हो रही है। यहाँ के कर्मचारी मेरे को लूट कर रहे हैं, मरकाम जी खामोश रहते हैं। चाहे जितना भी घोटाला कर लीजिए, कोंडागांव आपके लिए स्विट्जरलैंड है घोटालों का, इस पे जवाब दे। और जांच हुई है, इनकी सरकार ने जांच की। BRGF घोटाला इनसे पूछिए, 50 लाख से अधिक की राशि हड़प करके भाग गया सीओ यहाँ से, आपने जवाब आज तक नहीं दिया। जितने घोटाले हुए उस पे जांच हुई, जांच पे घोटाले सामने आपकी सरकार ने किया है, आप बोले कोई घोटाले नहीं हुए? तो पहले ये जो लूट कर रहे हैं, विकास के नाम पर लूट हो रही, लूट, इसका जवाब दे और जनता इनको इसका जवाब देगी, लूट का जवाब देगी विकास के नाम पर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, आज देखिए छत्तीसगढ़ में इतना बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी वाले वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वैकेंसी का उसका वो कहाँ होता है बताए? वैकेंसी का उसका वैकेंसी हो जाता है? नहीं हो जाता। आज ऐसा चीज है, वैकेंसी बोलने से आज गरीब से गरीब है लेकिन किसी को जॉब नहीं मिलता। सही है कि नहीं? गलत है सर? है सही है। देखिए आज इतना गरीब है लेकिन गरीब किसी को नौकरी नहीं मिलता। अगर आम आदमी पार्टी जीतेगा ना, तो अगर आम आदमी पार्टी जीत गया ना तो गरीब का लड़का भी IAS बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। ये हम गारंटी आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं और ये सही है। अब देखिए जैसे कि दो सवाल यहाँ पर आए। शिवसेना ने आरोप लगाया कि घोटालों पर घोटाले स्थानीय विधायक ने किए हैं, और दूसरा आरोप जो आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने कहा है कि वैकेंसी आती है लेकिन उसके बाद भर्तियां नहीं हो पाती है। जी देखिए, घोटाले विधायक ने किए तो मैं तो कहता हूँ मेरे शिवसेना के भाई आशुतोष पांडे जी से कहता हूँ साबित करे ना। ये अधिकारी कर्मचारी जिनके ऊपर आज भी FIR हुए हैं उनको बता दिए, जानकारी दे दे, निलंबित भी हुए हैं। भाजपा शासन काल की तरह नहीं कि उनके ऊपर ऐसा हरा कपड़ा डाल के उनको एक तरफ अलग कर दिया गया। कांग्रेस के शासन काल में कोई भी घोटाले आए हैं, अगर उस पर जांच हुई है, उस पर दोषी पाया गया है, जेल भी गए, FIR भी हुए। और रही दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ, जब ऐसे मामले आए थे सोलर स्ट्रीट को लेकर के, माननीय मोहन मरकाम जी ने उस विधानसभा में उस प्रश्न को उठाया। मैं पूछता हूँ ना, शिवसेना के हमारे भाई है, वो भाजपा वालों से पूछे ना, 15 साल में इतने घोटाले निकले, क्या भाजपा के किसी विधायक ने इस बात पे कभी विधानसभा में अपनी बात रखी है? शायद ऐसा इतिहास में कभी नहीं मिला होगा। हमारे भाई साहब सम्माननीय आशुतोष पांडे जी आज आवाज उठा रहे भ्रष्टाचार की, विकास की बात कर रहे हैं। भैया विकास ही तो है जो इस 4.5 साल में भाई साहब ने 3 से 4 पार्टी बदल दिया, इसको भी विकास ही कहते हैं। हम स्वागत करते हैं उनका, समय समय में अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंदी से बोलते आए हैं और आगे भी बोलते रहे, हम ऐसी आशा अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस की सरकार जब जब भी सत्ता में आई है बिल्कुल जनता के हित में काम करी है, जब विपक्ष में रही है जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ी है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में 75% हम राज कर रहे हैं। 90 सीट में 72 सीट अगर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी की देन है। सम्मानित दिनेश चौरड़िया जी सामने बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ हुआ, सम्मानित चौरड़िया साहब का भी हुआ है, पूछ सकते हैं आप। उनका सम्मानीय पूर्व मंत्री लता उसेंडी जी का भी हुआ है। एक कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का फायदा योजना जो बनता है अंतिम व्यक्ति तक के लिए बनता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जैसा कि पिछले 15 साल में इस कोंडागांव जिले को, कोंडागांव विधानसभा को भाजपाइयों ने जुआ का अड्डा बना के रखा था, आज भूपेश बघेल की देन है, ये मोहन मरकाम की देन है, जो कि एक भी जुआ यहाँ पे नहीं चलेगा। साफ साफ शब्दों में कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है, कोंडागांव को अंतरराष्ट्रीय जुआ अड्डा बनाने वाले भाजपाई ये क्या बात करेंगे भाइयों। आज कोंडागांव विकास की गंगा बह रही है। आने वाले समय में फिर से कोंडागांव विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होगा,
चलिए ठीक है, दिनेश जी को याद किया गया एक बार फिर से, विकास की गंगा बहरी कह रहे हैं और किसानों का कर्ज माफ हो जिसके आप साक्षी कह रहे हैं। नहीं, कर्ज माफी हुआ है तो किसका हुआ है ये तो देख ले, वो कितनी बैंकों का हुआ है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का हुआ है, ना कि नेशनलाइज बैंकों का किसी का नहीं हुआ है आज तक। और ये मैं रखा हूँ घोषणा पत्र, आप बताइए ये घोषणा पत्र मेरे पास पड़ा है, ये घोषणा पत्र में कितने वादे पूरे किए हैं ये देख लो आप, ये सामने पड़ा है भाई साहब, ये सामने है, ये देख लो, ये देखो, आप अपने गिरेबान में झांको कि कितने घोषणा पत्र पूरे हुए हैं। आप पहले देख लो, पढ़ लो, उसके बाद बात करो ना कि विकास विकास। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, घोषणा करके तो सरकार में आ गए, लेकिन घोषणा कितनी पूरी हुई ये तो समझ में आए। चलिए, कितनी घोषणा पूरी हुई? देखिए, ये भाजपा नहीं है, कांग्रेस है। 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे बोल के जो अपना पल्ला झाड़ लेना, ये वो भाजपा नहीं है, कांग्रेस है। 2500 कहा था, 2500 नहीं 2640 मिल रहा है, इस साल 2783 मिलेगा। इस बार ज्यादा मिलेगा कह रहे हैं जी। मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ। जैसे अभी अपना पटेल भाई बोले हैं कि हर मतलब किसान को कर्जा माफ हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वाले का कर्जा माफ हुआ है तो क्यों, कौन बैंक में हुआ है कर्जा माफ? मात्र सरकारी सोसाइटी वाले में हुआ है कर्जा माफ और कोई बैंक में नहीं हुआ है। आज भी लोग ठोकर खा रहे हैं। भूपेश सरकार मतलब लोगों को ठगने का काम कर रही है। बीजेपी 15 साल ठगी है, वैसे अब ठगने का काम कर रही है। उसके बाद अभी यहाँ का जो स्थानीय भर्ती बंद किया गया है, उस जाति प्रमाण, फर्जी जाति प्रमाण चल रहा है, जो अपना मोहन मरकाम आदिम जाति कल्याण मंत्री बने, मतलब टोटल यहाँ पर ठगने का काम कर रहे हैं सरकार, कांग्रेस सरकार ने। ठीक है, ठगने का काम सरकार कर रही है। भाजपा के साथियों, आप पार्टी के साथियों को मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं बैंक से रिकॉर्ड लाऊंगा कि उनका कर्ज माफ हुआ है नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो उनको वापस वहां बैंक में पैसा पटाना पड़ेगा। मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा। भाजपा के और आप पार्टी के नेताओं का खाता मैं चेक कराऊंगा बैंक में, वास्तव में इनका कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ। यदि हुआ है तो वापस वो लोग पटाएंगे पैसा। चलिए, चुनौती स्वीकार है। क्या बोल रहे हैं? अगर पैसा वापस हुआ होगा तो वापस बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं, वापस हुआ है तो निश्चित हुआ है। अगर हकीकत में जो कर्ज माफ हुआ है वो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का हुआ है। जो लैम्सों से लोन लिए हैं, जो वार्षिक लोन लेते हैं, वो हुआ है, न कि और घपले की बात कर रहे हैं। धान घोटाला इतना हुआ है, अभी सोनावाल का इतना 2500 क्विंटल का धान खरीदी, इनके कांग्रेसी लोन लिया है, इनको खरीदी के प्रभारी हैं। कोंडागांव में ये हाल है, इतने घपले हैं कि क्या गिनाएंगे। ये लोगों को, किसानों को मार दिए। देखिए, एक तो मेरे भाई रितेश ने जो बोला कि पिछले 4.5 वर्षों में कई पार्टियां, 3-4 पार्टियां बदल चुका हूं, इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी, जिसको मेरे मतभेद के चलते छोड़ करके आज मैं शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी में हूं। मैं पहले संगठनों में हुआ करता था। कोंडागांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बेबाकी से आवाज किसी ने उठाई तो मैंने उठाई, इस बात को उन्होंने जिक्र भी किया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोलता। मैंने 15 साल जो भाजपा के खिलाफ, जो जहां पर भी भाजपा गलत रही, धर्मांतरण को लेकर के जहां पर पार्शलिटी करती थी, मैं आवाज उठाता रहा, अभी भी उठाता हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। और तुम्हारी कांग्रेस भी जहां घोटालों को अपना कीर्तिमान साबित करेगी, वहां आशुतोष पांडे की आवाज तुमको उसके पीछे मिलेगी, चाहे मेरे को कितनी भी पार्टियां बदलनी पड़े। ये मेरा निजी अधिकार। कांग्रेस कह रही कि भ्रष्टाचार नहीं है, जुए का फड़ जो संचालित होता था वो भी बंद हो चुका है, अब कहीं पर नहीं है। जी, जुए का फड़ शहर से हटा के गांव में लगा रहे हो, ठीक है। कोंडागांव में किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है और उस पर आप जवाब नहीं दे पाए। मेरे 4 क्वेश्चन का उत्तर ये नहीं दे पाए। आप पॉइंट वाइज उत्तर दीजिए। घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? आपके मोहन मरकाम जी बोलते रहे कि 9 करोड़ का घोटाला हुआ विधानसभा में। आज तक उस अधिकारी के ऊपर मोहन मरकाम जी ने क्या कार्रवाई करवाई, मेरे को रिजल्ट बताइए। ठीक है, घोटालों पर सरकार ने क्या कार्रवाई कराई? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आज हम सब यहाँ जमा हैं। मैं हमारे मुख्य विपक्षी पार्टी से पूछना एक मिनट मैं हमारे मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि शायद डिबेट के लिए आप लोगों ने सूचना सभी पार्टी को किया होगा। आप इसी चीज से आप अंदाजा लगाते हैं कि बीजेपी पर सिर्फ दो
2 पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि हमारे मोहन मरकाम जी के कार्य से और मुख्यमंत्री जी के कार्य से पूरा भाजपा जनता पार्टी भी सहमत है, जिसके कारण आज यहाँ विपक्षी पार्टी नदारद है। चलिए जी जी, जैसे कि हमारे भाई आशुतोष पांडे जी ने कहा, हमने उन पर आरोप नहीं लगाया कि भाजपा खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हम तो कह रहे हैं कि यदि विपक्ष हो तो आशुतोष पांडे जी जैसा हो, जो कम से कम जनता की आवाज को, अगर कहीं कोई ऐसे मामले आ रहे हैं तो उसको उठाए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं भाजपा इस मामले में 0 सन्नाटा है, वो विपक्ष में है ही नहीं। और असली विपक्ष अगर कोई है तो आज के दिन हम फिर बोलते हैं आशुतोष पांडे जी है। वाकई में देखिए, सत्ता का काम ही वही है, यदि कोई जनहित के मामले, जनहित के मुद्दे उभर कर आए तो उससे बात करें। यदि कोई घोटाला हुआ है तो उससे बात करें, उसका जो भी अगर हुआ है उसकी जांच करें, उस पर कार्रवाई करें। और हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में यदि ऐसे कोई मुद्दे आए हैं, बकायदा उसकी जांच हुई है और संबंधित कर्मचारी में FIR भी हुई है, जेल भी गए और निलंबित भी हुए। भाजपा के शासनकाल में ऐसे एक भी अधिकारी कर्मचारी का नाम बताए ना जिनके ऊपर FIR हुआ हो, जेल हुआ हो और निलंबित हुआ हो। है मुन्नी कांड देख लीजिए आप, किसी की जगह में कोई और परीक्षा देने बैठ रहा है, कब भाजपा के लोगों ने उस पर आवाज उठाई? 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री माननीय लता हुसैन जी नान अध्यक्ष जी, क्या उन्होंने कभी उस 36,000 करोड़ के घोटाले पे बात की? नहीं। उस समय उनके मुंह पे एकदम सारे लोगों के ताला लग जाता था। हम अगर होती है प्रियदर्शनी घोटाला 435 करोड़ रुपए, आज भी उसका पैसा जमा हो रहा है। चिट फंड घोटाले का पैसा आज भी हमारी भूपेश सरकार सबको वापस करने का प्रयास कर रही है। ऐसे जितने मामले हैं, जो जनहित के मामले हैं, उस पर हम बात करते हैं और करते रहेंगे। उस पर कभी ये हमें हिचक नहीं रहेगी, उसमें कौन शामिल है। चलिए ठीक है, घोटालों पर बात करते रहेंगे, लेकिन कौन शामिल है इस पर भी बात होगी। जैसे चीट फंड वाली घोटाला बोल रहे हैं, चीट फंड जो शामिल किया गया, जो चीट फंड कंपनी है, वो क्या है? रमन सरकार ने लाया। 15 साल रमन सरकार भाजपा का शासन रही। उसके बाद जब जनता सोची कि भाई अब कांग्रेस को देंगे, तो कांग्रेस को चुनी। जो कांग्रेस ने क्या, भूपेश सरकार बोला चिट फंड जितने भी लोग को घोटाला हुआ है, मैं जितना भी मैं पैसा भुगतान करूंगा। आज एक भी भुगतान नहीं किया गया। मुझे इतना पीड़ा होता है कि यार जनता के पीछे मतलब क्या है, इन लोग ठगने का काम करते हैं। वैसी आज और मैं जानना चाहता हूं, जैसे इसमें दिया गया जो घोषणा पत्र मेरे पास भी है, यहाँ पर जो बुजुर्गों लोग को ठगने का काम किए, 60 साल वालों को 1,000 देंगे, 75 साल 1,500 देंगे और विधवा महिला को 1,000 देंगे। आज दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। 300-350 रुपया में ठगने का काम कर रहे कौन? कांग्रेस सरकार ने। और आज घोषणा ऊपर घोषणा कर रही है, क्योंकि 83,000 करोड़ आज उधारी लेके ठगने का काम कर रही है। अगर आप, मैं प्रत्येक व्यक्ति को मैं उदाहरण दूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति 3-3 लाख रुपया कर्जा में आज। सुन लीजिए, अगर आने वाले समय में तो आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। अगर अच्छा सरकार चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए, तो दोनों पार्टी छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ेगा। कांग्रेस से जवाब ले लेते जी। शंकर नेताम जी, दिल्ली में जाओ, केजरीवाल के ऊपर कितना कर्ज है उसको थोड़ा पता लगा के दोबारा बैठे यहाँ। ये अपने पार्टी की बात करते हैं। इनके मंत्री शराब घोटाले में अंदर है। 2 मंत्री इनके कार्यकाल में अभी जेल के अंदर में सजा काट रहे हैं। और इनका जो दिल्ली में मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी ईडी और सबकी तलवार लटकी है, कब अंदर जाएंगे पता नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, इतनी बात करते हैं, प्रधान नरेंद्र मोदी जी जिनको अपने बड़े बड़े वो करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आए क्या? काला धन वापस लाएंगे। लाए क्या? राफेल घोटाले की बात होती है तो मुंह बंद, नोटबंदी पे बात होती, मुंह बंद। नोटबंदी से कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? काला धन वापस आएगा, हो जाएगा क्या? इतने लोग उस नोटबंदी के चक्कर में 150 लोग से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी जवाबदारी कौन? आज आप मणिपुर के हालात देख लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके उनके साथ जो वाहियातपना किया जा रहा है, इनके भाजपाइयों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तभी नहीं, याद नहीं आती है। लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 घंटे 13 मिनट बोलते, मणिपुर पे कितने मिनट बोलते? 2 मिनट। क्या यही उनका आत्मीयता, यही उनकी मानवीयता? उन्हें मानवीयता से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचा के रखना है। ये भाजपा और उनके दुराचार, भाजपा और उनके जो कार्य है, ये पूरी देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में भी इनको सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, कुछ कर्मचारी वर्ग भी है, उनसे आखिरी में हम सवाल ले लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। आपकी बात जल्दी से रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यही पूछना चाहता हूं कि अभी तक हमको जवाब नहीं मिला है ना, कि कांग्रेस घोषणा पत्र में भूपेश है तो भरोसा है। आखिर कब तक भरोसा करें हम?
है ना। सब्र का बांध टूट रहा है और हम यही जानना चाहते हैं कि घोषणा पत्र का वादा पूरा कब होगा, है ना। स्पेशली यहाँ पे अंतिम लाइन में लिखा है कि विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको नियमितीकरण किया जाएगा। आखिर कब करेंगे ये, है ना। भाई भाजपा सरकार नहीं की तभी तो हम लोग कांग्रेस सरकार लाए हैं ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा सरकार आएगा। तो हम वही चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं कि हमारा मांग कब पूरा होगा। बस यही कहना है मेरा। चलिए, तो मांगे पूरी कब होगी इस पर भी बात हो रही है। जी सर, ये आखिरी बार मैं संविदा कर्मचारी संघ के तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अगर हम हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में सोचते हैं और हम लोगों को नियमित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का भरोसा मुख्यमंत्री जी के साथ बना रहेगा। और हम सबसे अनुरोध करते हैं, करेंगे अगर बचे हुए समय में नियमितीकरण देते हैं तो हम फिर से कांग्रेस सरकार लाने में सहयोग करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कोंडा गांव को लेकर जो जनता का विकास होना था, जो इस पूरे क्षेत्र का विकास होना था, वो कहां तक शुरू हो पाया है। इसी के साथ कोंडा गांव विधानसभा का सफर हमारा आज यहां पर खत्म होता है। हमारे विधानसभा हम तो पूछेंगे जनता के सवाल में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।